तो दोस्तों ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी में फ़िलहाल हम लोग फ़िज़िकल ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी को ख़त्म किया था। आज से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और ये 5 चैप्टर्स एनसीईआरटी से मैप्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी किया है, यानी कि जो चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड किया है और जब हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन एंड हीट बजट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, प्रेसिपिटेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ग्लोबल इश्यूज। दोस्तों इन सभी चैप्टर्स को हम लोग 2 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। आज हम लोग एटमॉस्फेयर एंड इंसोलेशन एंड हीट बजट को फिनिश करेंगे और इसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, प्रेसिपिटेशन और वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ग्लोबल इश्यूज को भी देखेंगे। दोस्तों कुछ ग्लोबल इश्यूज आपको इस लेक्चर में भी नजर आएंगे, यानी कि ग्लोबल इश्यूज वाला जो टॉपिक है वो मूव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी और यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर से। सबसे पहले समझो जो ये वेदर और क्लाइमेट का फंडा क्या है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जो हाउ इज द वेदर टुडे, तो यहाँ पे कीवर्ड है टुडे। ठीक है, तो आप कहोगे भाई साहब ऐसा है जो आज हो रही है बारिश लेकिन कल तो धूप खिली थी। तो इसका मतलब ये हुआ जो वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म का आपको डेटा देता है, यानी कि जो चेंजेस डेली होते हैं और इवन आवरली होते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग वेदर में काउंट करेंगे। आज बारिश हो रही है, कल धूप निकली थी, ये सारी की सारी चीज़ें वेदर को बताती हैं। ठीक है, और ये भी एक कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जो कि ये बताता है जो एक स्पेसिफिक प्लेस और टाइम में क्या वेदर चल रहा है। एक और चीज़ है क्लाइमेट। ये क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा जो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है तो आप कहोगे भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे। और पूछूंगा और केरला का, तो केरला में वेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, बारिश होती है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो क्लाइमेट जो है ना वो लॉन्ग टर्म पैटर्न को शो करता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ जो ओवर 30+ ईयर्स। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ के टेम्परेचर, रेनफॉल और सीजन को ध्यान में रखते हुए बताई जाती हैं। तो आपने समझ लिया जो वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। देखो, अब एटमॉस्फेयर से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देके चीज़ों को समझना है। अब एटमॉस्फेयर को लेके मैंने कुछ कुछ चीज़ें पहले भी बता रखी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शुरुआत से चीज़ों को आपको बताऊंगा। एटमॉस्फेयर पूछूंगा क्या चीज़ है, तो आप कहोगे जो ये थिक ब्लैंकेट ऑफ मिक्स्ड गैसेस। अब ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब क्या हुआ, ये आपको सर्दी से प्रोटेक्ट करता है, तभी तो हम लोग कंबल कहते हैं ना इसको, ब्लैंकेट। अब ये कहानी कहाँ से आ गई, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे एटमॉस्फेयर आपको सिर्फ सर्दी से नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, और भी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना समझो जो हमारे अर्थ के ऊपर में एक ब्लैंकेट जैसा गैस का लेयर है। ठीक है, और जो कि कलरलेस है और ओडरलेस है। आप इसको कलर को देख भी नहीं सकते हो और सूंघ भी नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन हवा के द्वारा आपको महसूस होगा जो भाई यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है। अब यहाँ पे महसूस की बात आ रही है तो आप मुझे बताओगे जो मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। तो दोस्तों याद करो जब हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो मरकरी बेचारा सन के इतने पास है, जो सन इसके सामने में इसका एटमॉस्फेयर को टिकने ही नहीं देता। यही कारण है जी यहाँ पे एटमॉस्फेयर के नाम पे बहुत ही पतली लेयर है जिसको हम लोग एग्जॉस्फेयर कहते हैं, और वो किसी काम की नहीं है और यहाँ पे जीवन संभव भी नहीं है। किसकी बात हो रही है, तो मरकरी की बात हो रही है। हमारा अर्थ जो है वो एक ऐसे डिस्टेंस पे है जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छे से टिक रहा है, और इस एटमॉस्फेयर में गैसेस का ऐसा प्रोपोर्शन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए फिट है। यही कारण है जो हमारा अर्थ ओनली लिविंग प्लैनेट है। वैसे एटमॉस्फेयर की मास के बारे में बात करें तो समझो टोटल एटमॉस्फेयर का जो मास है ना वो उसका 99% 32 किलोमीटर के ही अंदर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ जो एटमॉस्फेयर का दायरा 32 किलोमीटर का है? नहीं, ये बात नहीं है। देखो एटमॉस्फेयर का दायरा बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक मास की तो समझो इसका 99% 32 किलोमीटर के अंदर ही है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर को होल्ड कौन कर रहा है, तो हमारे ग्रेविटी भाई साहब यही होल्ड कर रहे हैं इसको। दोस्तों इसी एटमॉस्फेयर में आपको एक लेयर मिलेगी जिसका नाम है ओजोन लेयर, और ये क्या करती है, तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को रोकती है।
हार्मफुल को रोकती है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हार्मफुल नहीं है उसको आने देती है? बिल्कुल आने देती है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब इतनी बात अगर कर ही ली है तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस से ही। क्यों? क्योंकि ये फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखो, अर्थ का जो हमारा ठंडा वाला इलाका है ना, जैसे मान लो पोलर इलाका है, तो यहाँ पे साग सब्जियां उग नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और एक टेम्परेचर चाहिए होता था ताकि साग सब्जियां उग सकें। फिर लोगों ने क्या किया, बनाया ग्रीन हाउस। अब ये क्या होता है? तो एक तरीके का कांच का घर होता है, ठीक है? इस तरीके का कांच का घर होगा और उस घर की खासियत ये होती थी, जो यहाँ से सोलर जो रेडिएशन आती थी आराम से अंदर तो घुस जाती थी, ठीक है, लेकिन ये बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाती थी। इसी कारण से यहाँ पे गर्मी बनी हुई रहती थी, ठीक है। और इसके कारण जो यहाँ पे प्लांट्स थे वो सरवाइव कर जाते थे। क्यों? क्योंकि बाहर बर्फ पड़ी हुई रहती थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती थी, ठीक है, और यहाँ पे हीट मेंटेन हो जाता था और इसीलिए इसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस। अब इसी ग्रीन हाउस के नाम से आपको ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेप्ट को समझना है। Greenhouse gases are the gases in the atmosphere that let sunlight in but stop some of the heat from escaping back into the space. इसका मतलब यह हुआ, जो ग्रीन हाउस गैस एक तरीके की गैस होती है जो कि अपने अंदर से सनलाइट को आने तो देती है, लेकिन जब वापस जाने की बात होती है तो इसको रोक देती है और जब रोक देती है तो यहाँ का इलाका हो जाता है गर्म, ठीक है। और ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारे अर्थ को हैबिटेबल बनाता है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो हमारे हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अब ये हमारे लिए, इसको गर्म तो नहीं कहेंगे, कहेंगे बस वार्मर वाली बात हो रही है, हॉट वाली बात नहीं कहेंगे। बस इतना होना चाहिए, इतना वार्म होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ लाइफ सर्वाइव कर जाए। और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं। तो भाई, नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है? तो जो आप कोयला जलाते हो, ऑयल से, गैस के से, डिफॉरेस्टेशन से, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इसके अलावा मीथेन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ये कहाँ से आता है? तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आता है, यानी कि राइस फील्ड्स, लाइव स्टॉक, लैंडफिल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इन सभी से मीथेन आता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये फर्टिलाइजर्स में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज होता है। वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं जो विच आर द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउसेज। और आपको लगेगा वाटर और वेपर ये कैसे ग्रीन हाउस है? तो नहीं, ये भी ग्रीन हाउस है, ठीक है। तो इट इज नेचुरली प्रेजेंट और ये वार्मिंग को एम्पलीफाई करता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी समझेंगे। और ओजोन, जो ओजोन हमारे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे में नजर आ जाएगी जहां पे हम लोग होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये ग्रीन हाउस गैस का की भूमिका निभाती है। ये यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएगी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये भी, इनके पास भी स्ट्रॉन्ग हीट ट्रैपिंग एबिलिटी होती है और ये सिंथेटिकली मेड होते हैं, ऑर्गेनिकली मेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है, तो आपको समझना होगा जो सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। और एक बात और समझ लो, जब तक ये सारी चीजें नेचुरल हैं तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, हम लोग वार्म वार्म कोजी कोजी फील कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने खुद से अपनी एक्टिविटी बढ़ा के इस गैस को अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ाया, तो फिर ये इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट डालेगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग आता है तो जो चक्र चल रहा है हमारी पृथ्वी पे, जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, चाहे वो एयर साइकिल हो, वाटर साइकिल हो, एनीथिंग हो, ठीक है, वो उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़्यादा होने लग जाएंगी, कुछ चीज़ें कम होने लग जाएंगी और इससे बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो आपको कह रहा हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है और बहुत ही मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। क्यों मैं कह रहा हूँ? इसके अलावा आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, जो सरकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे बैन लगाती है, HFCs के प्रयोग पे बैन लगाती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग वेरी स्ट्रॉन्ग हीट ट्रैपिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो फिर वाटर वेपर पे क्यों नहीं बैन लगाती है ना? मीथेन पे क्यों नहीं बैन लगाती है? तो देखो, अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को समझने के लिए इन सभी गैसेस का लाइफ
लाइफलाइन या फिर लाइफ टाइम समझना होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ जो इन ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर में कब तक रहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मीथेन की बात करें तो 12 साल तक रहता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड 114 साल तक रहता है। लेकिन फ्लोरिनेटेड गैसेस जो हैं, जो कि सिंथेटिकली मेड हैं और ये ह्यूमन के द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs, SF6, इनको डेकेड टू 1000 ईयर्स लगता है और इनके पास बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। यही कारण है जो हम लोग इस पे बैन लगाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाटर वेपर की। बस कुछ दिन और कुछ वीक्स, बस समझ लो ये नेचुरल फीडबैक गैस इसको कहा जाता है। ये बस वार्मिंग को एम्पलीफाई करता है, अपने तरफ से कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो अब आपने समझ लिया। तो पूरी कहानी में अभी भी मेन ड्राइवर जो है ना, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन ड्राइवर है, लॉन्ग टर्म ड्राइवर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मीथेन जो है ना, मीथेन आपको आता कहाँ से है? तो ये एग्रीकल्चर से आता है, राइस फील्ड्स, लाइफ स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, गाय जो अगर डकार लेती है, ठीक है, या फिर गोबर करती है, ठीक है, तो फिर वहां से मीथेन गैस का इमिशन होता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने फार्ट टैक्स लगा दिया था। क्यों? लाइफ स्टॉक मीथेन का इमिशन करती है, इसीलिए इसके ऊपर में फार्ट टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है। जो कि बाद में विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि ये हंसी वाली बात होगी ना। अब जानवर तो अपना गैस तो निकालेगा ना, है ना, तो अब इस पे अगर आप टैक्स लगा दोगे तो ये क्या बात हुई, है ना। तो ये थोड़ी सी विवादित था और इसको हटा लिया गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन का, जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको दिखेगा। दोस्तों अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको दिखेंगे गैसेस, आपको दिखेंगे वाटर वेपर, आपको दिखेंगे डस्ट पार्टिकल्स। इन तीनों का ही खेल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझते हैं। गैसेस के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये ऑक्सीजन अगर आप एटमॉस्फेयर के 120 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो आपको नेग्लिजिबल फील होगा, मतलब होगा ही नहीं, फील तो जाओ, फील तो वैसे भी नहीं होना है। ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? जब एनसीईआरटी ने दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने देखा है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर एनसीईआरटी से ऐसे स्टेटमेंट पिक कर लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अपना रोल है, CO2 का एक अपना रोल है। वो क्या करती है? जो सन का जो रेडिएशन आता है ना, ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन आता है। पूछते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है। एस फॉर सन, एस फॉर शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है। LEN, क्या लिख रहा हूं मैं, LENGTH। ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन ये आता है। ठीक है। अब इसको CO2 क्या कहता है? जो भाई आन दो, आ गया। ठीक है। और ये पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी जो है वो लॉन्ग आपको रेडिएशन छोड़ती है, जिसको हम अक्सर इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, जो कि लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन होता है। इसको CO2 कहती है चलो भाई वापस चलो। ठीक है। इसको जाने ही नहीं देती है। ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे आपको वार्मिंग देखने को मिलता है, नेचुरल वार्मिंग देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर CO2 से छेड़छाड़ हुई तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्या छेड़छाड़? तो भाई आप सब फॉसिल फ्यूल बहुत ही ज्यादा जला रहे हो और ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब ट्रम्प भाई साहब तो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरीके का मिथ है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। शायद उनको UN को पैसा नहीं देना होता है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अब बात कर लेते हैं ओजोन की। दोस्तों ओजोन को हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओजोन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो ऐसा है, जो ओजोन अगर हमारे आसपास रहा तो वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, लेकिन हमारे ऊपर होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि एटमॉस्फेयर के एक हाइट पे इसका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हार्मफुल UV रेडिएशन को रोकता है। अब आपको ये मिलेगा कहाँ? तो ओजोन का लेयर जो है ना, वो आपको मिलेगा 10 से 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। और ओजोन लेयर UV रेज को एब्जॉर्ब करता है और ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव फिल्टर है हमारे लिए। बाकी के गैसेस की बात कर लेते हैं। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछ देते हैं। इस बार CGL में पूछा था, जो ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट है? 21% है। फ्री के मार्क्स हैं ऐसे। ठीक है। इसको आपको उठा ही लेना है। नाइट्रोजन 78% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.037% है, 0.037। ठीक है। इतना आपको चार तो जरूर पता होना चाहिए किसी भी सूरत में।
ठीक है। एवरेज वैल्यू भी अगर आपको पता रहा 78, 21, 0.934 और 0.037, तो काम आपका चल जाना है। इसके अलावा आपको मिलेगा वाटर वेपर। अब वाटर वेपर क्या है, जो ये एक तरीके का वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस ये क्या होता है? तो देखो, वेरिएबल गैस ये होता है जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। तो वेरिएबल का मतलब ये हुआ, जो ये वाटर वेपर कहीं पे ज्यादा आपको मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा, वेरी करता है। कुछ गैसेज ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। जो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी वही चीजें यहाँ भी देखने को मिलेंगी, यानी कि कांस्टेंट देखने को मिलेगी। लेकिन वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल गैस है, जो कि एल्टीट्यूड के हिसाब से डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। जब आप ट्रॉपिक्स पे जाओगे तो यहाँ पे अप टू 4% मिलेगा, लेकिन अगर आप डेजर्ट में जाओगे, पोलर रीजन में जाओगे, तो ये 1% से भी नीचे देखने को मिलेगा, कहीं कहीं तो 0%। लेकिन इसकी अपर लिमिट जो है ये 4% है। पूछते हैं सवाल, पता होना चाहिए। ठीक है। और इक्वेटर से लेके पोल्स तक अगर आप जाओगे तो ये धीरे धीरे कम होता जाता है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों? अगर नहीं तो आगे तो ये कहानी आएगी ही आएगी। देखो, ये है हमारा अर्थ, बीच में है इक्वेटर, और हमारा जो सन है ये इस ट्रॉपिकल एरिया को ज्यादा हीट करता है ना। यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं और इसी कारण से यहाँ पे आपको इवेपोरेशन अच्छा खासा होता है। और जब इवेपोरेशन होता है तो फिर आपको ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये 4% का जो नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप डेजर्ट की तरफ जाओगे, पोलर रीजन के पास जाओगे, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी लो होती है और ये कभी कभी तो आपको 0% आपको देखने को मिलेगा, वहां पे कोई वाटर वेपर नहीं होता है। अब ये वाटर वेपर जो है ये भी, इसका भी कुछ काम है। सबसे पहली बात, ये इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ के हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इंसोलेशन का मतलब क्या हुआ? जो सोलर रेडिएशन जो हमारे यहाँ आ रही है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है। तो ऊपर से चीजें आएंगी तो हमारा जो वाटर वेपर है ये भी आपको ग्रीन हाउस गैस है तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। इसके अलावा नीचे आ गई, पृथ्वी को गर्म किया और पृथ्वी से जो रेडिएशन निकला उसको भी इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें वार्मर फील कराता है। कौन? तो वाटर वेपर। और एक तरीके से ये ब्लैंकेट का काम करता है, जो कि हमें ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्मी दोनों से बचाता है। ठीक है। इसके अलावा ये वेदर के, एयर के स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। जब हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोग ये समझेंगे जो बारिश कैसे होती है, गैसेस में सैचुरेशन कैसे होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल्स की बात की जाए तो क्या क्या है? तो देखो, जो भी समंदर से नमक जो है ना वो भी एक तरीके का डस्ट पार्टिकल है। सॉयल डस्ट पार्टिकल है। धुआं जो उठता है वो डस्ट पार्टिकल है। और धुएं की जो राख हवा में उठती है उसको भी हम लोग डस्ट पार्टिकल में काउंट करते हैं। ऐश को काउंट करते हैं। इसके अलावा पोलन, जो फूल जो होते हैं ना, मतलब वो उसके जो पोलेंस होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। जिसको हम लोग पोलन कहते हैं, वो भी एक तरीके का डस्ट पार्टिकल ही है। इसके अलावा जो मीटियोराइट डिब्रीज जो होते हैं वो भी डस्ट पार्टिकल का काम करते हैं। देखो, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल आपको अक्सर लोअर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे, लेकिन कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जो इनको लिफ्ट करके ऊपर ले जाता है। और ये कन्वेक्शन होता क्या है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। और ये डस्ट पार्टिकल आपको इक्वेटर पे कम मिलेगा, लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन्स में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। कारण क्या है? तो देखो भाई, ऐसा है, जो इक्वेटर पे और आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में यहाँ पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसी कारण से आपको ये सारा खेल इधर ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम, क्योंकि बारिश जो है वो इसको वापस सेटल कर देती है जमीन पे। ठीक है। वैसे ये डस्ट जो होते हैं उनका एक बहुत ही अच्छा काम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो जैसे मान लो ये डस्ट पार्टिकल है ना, अब इस पे वाटर वेपर जम जाएगा। ठीक है। और ये वाटर वेपर जमने के बाद धीरे 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 क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। समझ में आया? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी कि एक डस्ट पार्टिकल है, कितना बड़ा दिख रहा है ना? और इस पे कितने छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पे जमा हो रहे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे यही बादल बनाते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स? अब आपको अर्थ के डिफरेंट लेयर्स का सीक्वेंस बताना है। ठीक है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। तो एक है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर।
दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर। चलो इतना क्या पढ़ना, बस आपको इतना समझ लो, इसमें पूछा जा रहा है जो आपको सही सीक्वेंस बताना है। आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है द स्मार्ट मैन टॉक्स एक्स्ट्रा। बस अगर आपने इसको याद कर लिया, द स्मार्ट मैन टॉक्स एक्स्ट्रा, तो आपका काम हो गया। देखियो, देखो, टी फॉर ट्रोपोस्फेयर, एस फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, एम फॉर मीजोस्फेयर, और इसके अलावा टी फॉर थर्मोस्फेयर जिसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है, और ई फॉर एग्जोस्फेयर, ठीक है, एग्जोस्फेयर। इसको आपको याद कर लेना है, इससे आपका काम हो जाएगा। और ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। द स्मार्ट मैन टॉक्स एक्स्ट्रा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। अर्थ के ठीक ऊपर में आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, उसके ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, ठीक है। दोस्तों ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देता है जो कौन से लेयर में क्या खेल चल रहा है, ठीक है। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर में आपको टाउन्स एंड वेदर बिलो, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो मतलब जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे ट्रोपोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी उथल पुथल है, यानी कि वेदर इवेंट है, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। इसके अलावा आपको इसके ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे भगवान स्ट्रेटजी बना के इसको बनाया है, ठीक है, तो ये गॉड का स्ट्रेटजी है, ठीक है। यहीं से ये वर्ड आया है स्ट्रेटजी से, स्ट्रेटोस्फेयर। गलत बात है, ये तो याद रखने के लिए। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है, स्ट्रेटो का मतलब हो गया स्ट्राटा, स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर, ठीक है, यहां से ये वर्ड आया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, ये गॉड का स्ट्रेटजी है, इसलिए बनाया है। क्यों? इसलिए ताकि यहाँ पे ओजोन लेयर को फिट कर सकें। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। और ओजोन लेयर का काम क्या है, तो ओजोन लेयर का काम है हमें प्रोटेक्ट करना। किस चीज से प्रोटेक्ट करना, तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। क्लियर है? अब हम लोग एक और बात समझ लो, जो यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करता है, क्यों फ्लाई करता है, तो देखो ट्रोपोस्फेयर में आपको वेदर इवेंट्स होते हैं। और कैसा लगेगा प्लेन को, अगर यहाँ पे ये उड़ रहा है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे धूप धूप निकली हुई है, तो फिर ये टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है, और प्लेन को ढंग से उड़ने में मदद नहीं करेगा। तो प्लेन बेचारा एक काम करेगा, जो एक लेयर और ऊपर हो जाएगा और स्ट्रेटोस्फेयर में अच्छे से उड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ देते हैं। इसके अलावा मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर से आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पे मीटियोर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो मीटियोर्स हमारे अर्थ की ओर बढ़ते हैं, वो अक्सर मीजोस्फेयर में ही जल भुनकर खाक हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का मतलब क्या होता है, तो थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट। इसको हम लोग आयनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको हॉट अरोरास देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज्ड आयंस होते हैं, और ये हॉट अरोराज इसीलिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो ऑरोराज का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी ही समझा देता हूँ। देखो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। दोस्तों याद करो, जब हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इससे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, जो ये एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। याद आ रहा है कुछ? इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की खासियत ये है, जो ये इस तरीके से ये फील्ड बनाता है, बीच में हो जा रहा है गैप। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो आपको सोलर जो फ्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो सोलर फ्लेयर्स जैसे यहाँ पे टकराए, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बचा लेता है, ठीक है। लेकिन यही सोलर फ्लेयर्स जो है यहाँ पे एंटर मार देते हैं, यहाँ पे एंट्री मार देते हैं कुछ नीचे तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो देखो ऐसा है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स जो है वो थोड़ा अंदर तक एंट्री मार देते हैं, हमारे एटमोस्फेयर में आयनोस्फेयर तक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज्ड आयंस है। जब चार्ज्ड आयंस जो है आयनोस्फेयर में, वो जब सोलर फ्लेयर से टकराते हैं, तो फिर ये लाइट्स डेवलप करते हैं। और आपको अगर ये आर्कटिक में खेल चल रहा है, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है, बोरियालिस यानी कि नॉर्थ में, ठीक है। और अगर ये खेल सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस,
ऑस्ट्रेलिया भी इधर ही है ना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिस का मतलब ये हुआ जो साउथ की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने समझ लिया जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, समझ में आ गया। और इसके थर्मोस्फेयर के ठीक ऊपर में एग्जोस्फेयर, यहाँ पे एग्जिट टू स्पेस, इसके बाद से स्पेस ही आपको नजर आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया याद करने का तरीका इंग्लिश में, द स्मार्ट मैन टॉक्स एक्स्ट्रा। देखो मैंने कुछ और तरीके से याद रखा था, मैंने याद रखा था द स्ट्रेट मैन टंग्स इलोंगेटेड, ठीक है, मतलब उसकी जीभ जो है कुछ ज्यादा ही लंबी है एक स्ट्रेट आदमी की, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। दूसरा, द स्ट्रेट मैन टॉन्सिल एक्सप्लोडेड, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। द स्मार्ट मैन टॉक्स एक्स्ट्रा, इसे भी याद रख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी अगर आपको पसंद आए वो फिट कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये तो है ही है, इसके अलावा ये भी है। दोस्तों अब हिंदी वाले की बात कर लेते हैं। बस आपको याद रखना है छोड़ सब में आया बाहर, ठीक है। तो छोड़ यानी कि क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे मौसम बादल वर्षा यही होती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, याद हो जाएगा। छोड़ सब, मैं का मतलब मध्यमंडल मीजोस्फेयर, उल्काएं यहीं पे जलती हैं। इसके अलावा तापमंडल यानी कि आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर आया, ठीक है। तो तापमंडल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आयनोस्फेयर को हिंदी में भी इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा। आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तापमंडल, ठीक है। बाहर, बाहर का मतलब वायुमंडल, एग्जोस्फेयर, ठीक है। चलिए अब इस आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट को देखना होगा। अब ये क्या चीज है तो वो देखो। तो देखो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है तो पृथ्वी पे है, ठीक है। तो बात यहाँ पे हो रही है ट्रोपोस्फेयर की। अब आप एक चीज देखोगे, जो ये है आपको टेम्परेचर का ग्राफ, यानी कि यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। और ये क्या है तो हाइट। तो आपने एक चीज गौर की होगी, जैसे जैसे यहाँ पे मान लो 20 डिग्री है, ठीक है। जैसे 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 हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे जो 10 किलोमीटर की हाइट पे ये टेम्परेचर जो है ये -60 के आसपास है। दोस्तों ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, ये नॉर्मल है कम होना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं लैप्स रेट। याद रखना, इस वर्ड को पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लैप्स हो रही है, इसलिए इसको हम लोग लैप्स रेट कहेंगे। अब ये रेट है कितना तो आगे आपको पता चलेगा। वैसे यूनिवर्सल आप याद ही रख लेना, जो हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिरता है हर 165 मीटर पे। क्लियर है, इतनी बात आपने समझ ली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको समझना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। बस आप सुन लो, याद करने मत बैठ जाना, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना। अभी आप पूरे लेसन को देखो और सीधे आप सेक्शनल मॉक लगा लो, ठीक है। आप देखो जो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके सवाल सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एटमोस्फेयर से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना नोट्स बनाने हैं ना कुछ करना है, समय कहाँ है आपके पास, ठीक है। तो चलो, ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे वेदर इवेंट होते हैं, ठीक है। और आपको कब कहाँ से कहाँ तक है तो समझो ये 12 से 18 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 0 से 12 से 18 किलोमीटर आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है देखो धीरे धीरे गिर रहा है। अब यहाँ से जो टेम्परेचर जो है ये कुछ दूर तक कांस्टेंट है, ठीक है, सीधा ऊपर जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कैसे हो गया, हमने तो पढ़ा था जो लैप्स रेट के हिसाब से टेम्परेचर गिरता है, यहाँ तो बढ़ रहा है टेम्परेचर। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलेगा आपको। ओजोन क्या है तो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है तो टेम्परेचर को बढ़ाता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे मिलेगा आपको, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपको 12 से लेके 50 किलोमीटर तक है। क्लियर है, 12 से लेके 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑल ड्यू टू ओजोन लेयर। समझ में आया है। अब आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर में मीजोस्फेयर, टेम्परेचर फिर से गिरने लग जाएगा आपको, ठीक है, गिरता गिरता जाएगा यहाँ पे। अब मीजोस्फेयर जो है ये समझ लो सबसे ठंडा है, कोल्डेस्ट है, पूछ देते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। कोल्डेस्ट लेयर है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर -90 डिग्री तक भी देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे म्यूटियोर्स जो हैं वो जल बुन के खाक हो जाती हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और सोलर रेडिएशन तो देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो आपको फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ही दूर दूर तक है, ठीक है। तो यहाँ पे फील उतना नहीं होता है ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन होता है। तो आपने देखा जो किस तरीके से टेम्परेचर जो है ये सीधा पुश कर देता है, कहाँ? तो 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोस्तों, आइनोस्फेयर में आपको मिलेगा कारमान लाइन। ये क्या होता है? तो कारमान लाइन एक तरीके का डिमार्केशन है। कहाँ का डिमार्केशन है? तो 100 किलोमीटर का डिमार्केशन है। इस बार के सीजीएल प्री में ये सवाल पूछा था, ठीक है। जो ये कार्बन लाइन होता क्या है? देखो, कार्बन लाइन जो है ना, वो आपको स्पेस इंडस्ट्री में एक तरीके का डिमार्केशन है, जिसका मतलब ये है जो अब इसके ऊपर से आउटर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। और इसका मतलब ये हुआ, जो अगर कोई रॉकेट उड़ रहा है ना, तो देखो रॉकेट जब उड़ता है ना, तो उसको एयर के कारण एक एरोडायनेमिकली लिफ्ट भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हवा इतनी पतली हो जाती है, जो उसको ये लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। अब उसको इतनी गति होनी चाहिए, एक सैटेलाइट की जितनी इतनी गति होनी चाहिए, ताकि यहाँ से ये ऊपर क्रॉस कर सके। और इसी डिमार्केशन को हम लोग कहते हैं कार्बन लाइन, ठीक है। कभी कभी सवाल ये भी पूछ देते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो वो आपको यहीं पे आयोनोस्फेयर में देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, वो समझो एक तरीके का स्पेस स्टेशन है, ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी पर नजर रखे हुए होता है। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज के लोग बैठे हुए होते हैं। अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, तो स्टैटिक जीके में मैंने इसके ऊपर में स्पेस टेक्नोलॉजी में वीडियो डाली हुई है, जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप समझ लो, जो ये है क्या ना, ये एक तरीके का रिसर्च स्टेशन है, जो अपने स्पेस में घूमता रहता है, ठीक है, और पृथ्वी पे नज़र बनाए हुए रहता है। किस कंट्री ने बनाया है? तो डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, जिसमें यूएसए, रशिया, ये सारे लोग हैं। कैसे दिखेगा? तो भाई गूगल खोल लोगे, आपको दिख जाएगा। अगर आपको सचमुच में देखना है, आकाश में देखना है इसको, ठीक है, तो एक वेबसाइट है जिसमें आईएसएस ट्रैकर है, ठीक है। तो आपके एरिया में ये कब दिखाई देगा, तो वो आपको टाइम बता देगा। उस टाइम में एक डिफरेंट डायरेक्शन में आपको आकाश में देखना होगा, वहां पे आपको आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी कहानी आपको यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक साथ लगा दिया है। देखो, थर्मोस्फेयर है यानी कि आयनोस्फेयर है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर में एग्जोस्फेयर है, यहाँ पे सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा, स्पेसशिप देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टारलिंक का जो सैटेलाइट जो नया नया चला है, ठीक है, स्टारलिंक का सैटेलाइट जो है वो इलॉन मस्क के द्वारा बनाया गया है, ताकि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है। अब ये आपको कहाँ पे दिखता है? तो ये आपको दिखता है 350 से 550 के रेंज में ये मूव करता है, हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यहाँ पे क्यों दिखता है? क्योंकि सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे इसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब मैं इस मॉड्यूल को पढ़ा दूंगा ना, तो आप इसको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा ना, जैसे क्लाउड्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिर से फिगर बनाएंगी, आपको समझ में आएगा। जो ये क्यूमिलो निम्बस क्लाउड जो है, वो सारा खेल आपको ट्रोपोस्फेयर में ही हो जाता है, लेकिन जो सिरस क्लाउड है, ये हाईएस्ट क्लाउड है, ये आपको ठीक उसके भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। हॉट एयर बलून जो है वो आपको ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही नजर आ जाएगा, लेकिन एक वेदर बलून होता है, ठीक है, जो कि वेदर वाले जितने डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो भेजते हैं, ताकि आकाश में भेजते हैं, ताकि क्या वेदर है उसकी स्टडी कर सकें। ये बहुत ही ऊपर तक चला जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है, समझ में है? तो यही सारी चीज़ें हैं, एक दो बार फिर से देख लेना, एक एक करके मैं यहाँ पे सारी लेयर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट लेयर है, समझ में आ गया होगा, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, ठीक है। और इसका 8 किलोमीटर पोल्स पे हाइट है, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है, यानी कि हाइट वैरी करता है। किससे बना हुआ है? तो डस्ट है, वाटर वेपर है, ठीक है। और जितने भी क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस हैं, वो सारे के सारे खेल ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, ठीक है। और लैप्स रेट क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, इतना हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। अब टेम्परेचर का ग्रेडियंट क्या है? तो देखो, अपर बाउंड्री में ट्रोपोपॉज में -80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर में, और -45 डिग्री सेल्सियस पोल्स में, ठीक है। अपर बाउंड्री की बात हो रही है, ये बात आपको समझनी होगी।
चलिए एक सवाल ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रोपोस्फेयर की जगह शोभ मंडल अगर लिखा रहता ना तब भी समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। इट इज इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। नहीं भाई साहब, एग्जोस्फेयर जो है वो हमारा टॉप मोस्ट लेयर है ना। द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विद द हाइट। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। नो सर, इस लेयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, जो इस तरीके का ग्राफ था, है ना। मोर देन वन, ये तो बात ही खत्म हो गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। चलिए एक और सवाल है, देख लेते हैं। मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच एटमोस्फेरिक लेयर? वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं? तो सारा खेल ही ट्रोपोस्फेयर में होता है ना। इसीलिए मैंने ट्रोपोस्फेयर को तड़पोस्फेयर लिखता हूं मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा तड़पता रहता है, कभी गर्म रहता है कभी ठंडा रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका है, स्फेयर ऐसे लिखते हैं हिंदी में, है ना। ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी वेदर वाली चीजें हैं वो सारा खेल आपको यहीं पे होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर में मिलेगा, 50 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओजोन लेयर। दोस्तों ओजोन से इस बार अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं, सीजीएल, एसएससी एग्जाम्स, इसके अलावा आरआरबी, तो फिर थोड़ा सा इसमें डिटेल में घुसेंगे। ठीक है। अब ये क्या करता है, तो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन से यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है? तो हार्मफुल वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यही है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं जो ये सिर्फ हार्मफुल वाले को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कहीं ना कहीं गॉड की स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी से हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट एट द लोअर पार्ट इंक्रीजेज इन द अपर पार्ट। किसकी बात हो रही है? स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था ना इस इमेज में, देखो यहाँ पे जो भी ओजोन लेयर से नीचे का जो पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे ही ये ओजोन लेयर के संपर्क में आता है। समझ में आ गया है? तो यही बात पूछी जा रही है। और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में काम लेयर आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है जो एरोप्लेन यहाँ पे उड़ता है। पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ओजोन के बारे में समझते हैं, ये कहानी है क्या। इससे पहले आपको समझना होगा जो हमारी कहानी में ऑक्सीजन कहाँ से आया। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन कैसे आया, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में पढ़ा रखा है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? तो सियानो बैक्टीरिया। ठीक है, सियानो बैक्टीरिया इसी की देन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसने ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये O2 जो है वो कुछ रिएक्शंस के साथ हमारे ऊपर में ओजोन लेयर बनाता है, और इसके कारण हम लोग अभी प्रोटेक्टेड हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो ये होगा जो सभी लोग स्किन कैंसर से मरेंगे, यही होगा। ठीक है। तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है? तो कहानी ऐसे बढ़ती है, जो ये जो O2 है ना, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट सनलाइट के संपर्क में आती है तो टूट जाती है। किस में टूट जाती है? तो दो O में, दो ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम्स में टूट जाती है। ठीक है। अब ये जो है आपको सिंगल ऑक्सीजन ये जाता है, फिर O2 से कंबाइन हो जाता है और बना देता है O3। इस तरीके से O3 का निर्माण होता है। सारा खेल कहाँ हो रहा है? तो सारा खेल इस लेयर में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है। यही कारण है जो ओजोन लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे इमेज देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं सारी चीजें अगर लिख के समझाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको बस चीजों को समझना है। यूवी रेडिएशन जो आ रही है ना, ठीक है, तीन तरीके की आ रही है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। अब यूवी ए जो है वो अलाउड, ए फॉर अलाउड, याद रखोगे? पूछ देते हैं कभी कभी, बहुत ही हैवी लेवल एग्जामिनेशन में पूछ देंगे, लेकिन अगर याद हो जाए तो क्या बात है। ठीक है, तो यूवी ए यानी कि अलाउड। ठीक है। तो फिर आपने देखा जो ये अलाउड है ये पृथ्वी पे आसानी से आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा यूवी बी ये पूरी तरीके से नहीं आता है, कुछ ही पार्ट इसका आता है। और यूवी सी इतना खतरनाक है जो इसको दूर से ही रोक दिया जाता है। ठीक है। तो खतरनाक का ग्रेड भी इसी तरीके का है। सबसे खतरनाक है यूवी सी, उसके बाद यूवी बी, और उसके बाद यूवी ए। यूवी बी थोड़ा सा आता है, और यूवी सी जो है वो पूरी तरीके से आपको ओजोन लेयर के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। अब कहानी ये है ना, जो इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा
जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, ठीक है। और कितने डॉप्सन यूनिट, तो 220 डॉप्सन यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ की बात है ये, तो ये है एंटार्क्टिका। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं ये डॉप्सन यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों ओजोन कितना मोटा है कितना पतला है ना, वो डॉप्सन यूनिट से ही नापते हैं। क्लियर है। तो एंटार्क्टिका के पास अच्छा खासा पतलापन देखने को मिला, इसी कारण से इसको एक तरीके का ओजोन होल बुलाते हैं। अब ये होल एक तरीके का है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस इतना समझ लो, जो ओजोन की जो परत है ना वो बहुत ही पतली है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट द थिनिंग ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर ड्यू टू द केमिकल्स लाइक CFC एंड द हेलोन्स, ठीक है। जो करती क्या है, तो ये क्लोरीन और ब्रोमाइन को रिलीज करती है। कैसे रिलीज करती है, तो ये CFC गैस, ये हेलोन्स जो कि सिंथेटिक गैस है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, ठीक है। तो ये जब सनलाइट के संपर्क में आती है तो क्लोरीन और ब्रोमीन को ये करती है, रिलीज करती है, और ये क्लोरीन हाइट पे पहुंच जाता है, अच्छे खासे हाइट पे पहुंच जाता है, और वहां जाके ये O3 को तोड़ देता है। समझ में आया। तो ये नुकसान है, ठीक है, इन गैसेस का। एक तो ये खुद CFC और हेलोन्स जो हैं ये आपको ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और इसके अलावा ये ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका उपाय क्या है, तो भाई साहब ऐसा है, जो सभी लोग बैठ गए, सभी कंट्री वाले बैठ गए और बोले कि भाई साहब ऐसा है, जो अब ये बर्दाश्त नहीं होता, अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग तो भाई मरेंगे। तो फिर क्या उपाय किया जाए, तो हम लोग एक नियम बनाएंगे, सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, और सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। समझ में आया। दो चीजें होती हैं, एक होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब ये हुआ, जो भाई ऐसा है, जो सभी लोग एक बात पे राजी हो रहे हैं, लेकिन कोई नाराज रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बाइंडिंग वाला हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोटोकॉल का मतलब ये है, जो ये एक सेट ऑफ रूल है, बाइंड होना पड़ेगा। समझ में आया। किस लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, तो ये आया ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए, ठीक है। यानी कि जो आपके फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भरे जाते हैं, ठीक है, एज अ रेफ्रिजरेंट, इसको बंद करो, दूसरे गैस का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, सिमिलर कोई गैस हो उसका इस्तेमाल कर लो, CFC को हटाओ। तो इसीलिए मार्केट में अब जो गैसेज आते हैं जैसे R32, ये सारे आपको रेफ्रिजरेंट गैस हैं, ठीक है, अब दूसरे आते हैं ताकि इससे ओजोन लेयर को नुकसान ना हो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना पड़ेगा, 1987 में ये प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। ओजोन लेयर रेफर्स टू क्या है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एंटार्क्टिका, द मॉडर्न इन्वेंशन डन ऑन द प्लैनेट सैटर्न, द लेयर अबाउट 10 to 20 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बिलो, बिलो कैसे, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 15 to 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आपको फ्री में मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। फ्री में क्या मिलेंगे, मेहनत तो कर ही रहे हो यार, कम मेहनत नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर इसका सम्मान रखा जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। मीजोस्फेयर आपको अप टू 80 किलोमीटर्स है। मीजोस्फेयर से एक ही बात आपको याद रखना है, जो यहाँ पे मीटियोर बर्न होता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ये कोल्डेस्ट लेयर होता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रख लेना, जो मीटियोर्स जो होते हैं ना, ठीक है, इसको समझो ठंड से बुझा दिया जाता है, इसी को ठंड से बर्न कर दिया जाता है, किसी भी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। चलिए थर्मोस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। थर्मोस्फेयर 80 to 400 किलोमीटर्स का है। यहाँ पे आयंस आपको देखने को मिलेंगे। आयंस होते क्या हैं, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी रेडियो वेव्स है ना उसको अर्थ पे फिर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अक्सर आयनोस्फेयर का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में किया जाता है। कैसे, तो भाई साहब ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपका आयनोस्फेयर, आपने यहाँ से यहाँ से सिग्नल भेजा, टिक 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 टकराया, और यहाँ पे दूसरे जगह पे ये रिसीव हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं, ठीक है। तो आयनोस्फेयर में ये खेल चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, ठीक है, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये ठंड हमें वहाँ पे लगती है। क्यों, क्योंकि हवा जो है वहाँ पे सुपर थिन है, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोराज ऑस्ट्रियालिस यहीं पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और कारमैन लाइन 100 किलोमीटर यहीं पे देखने को मिलेगा। स्पेस शटल ऑर्बिट यहीं पे करता है। क्लियर है। एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर क्या है, तो इसको हम लोग कह दो जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे यहाँ, ठीक है, जो कि आउटर स्पेस से मर्ज हो जाता है, यानी कि यहीं पे हमारा एटमोस्फेयर का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, ठीक है। बस
इसकी उतनी ही इज्जत है एग्जोस्फेयर की। चलिए एक सवाल है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड ऑन द अर्थ सरफेस बाय, अब आप बता दो, देख के समझ जाओगे, आयनोस्फेयर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जितने भी एएम रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये वाले जो रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है? आयनोस्फेयर। और इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। समझ में आया है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। ट्रोपोस्फेयर में वेदर फेनोमेनन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, बिल्कुल सही बात है। आयनोस्फेयर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही बात है। मीजोस्फेयर ऑरोरा, ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या ये बात सही है? नहीं, मीजोस्फेयर मीटोर्स, ऑरोरा कहाँ पे? तो आयनोस्फेयर, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तो ओनली 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट स्टेटमेंट। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ अब हम लोग सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर को पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, सवाल पूछे जाते हैं। ये सोलर रेडिएशन होता क्या है? इसको हम लोग इंसोलेशन भी कहते हैं। इंसोलेशन ये क्या है? तो दोस्तों, इंसोलेशन का मतलब हुआ इनकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सूर्य की तरफ से जो हमें हमारे पृथ्वी पे रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, इसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन इज द सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, ठीक है। कैसा वेवलेंथ का होता है? तो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी में दिया है तो उसी फॉर्मेट में याद रखना होगा। जो हमारा जो पृथ्वी है वो 1.94 कैलोरीज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एनर्जी को रिसीव करता है। अब कहीं कहीं इसको किलोवाट आवर में भी दिया रहता है, ये सारी चीजें दी रहती हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रख लेना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो, 1.94 काम आपका हो जाना है। अब एक बात आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो अर्थ अगर सन के सबसे ज्यादा दूर है तो इसको हम लोग कहेंगे आस, आस यानी कि एफिलियन, 152 मिलियन किलोमीटर। अर्थ अगर क्लोजेस्ट होगा तो हम लोग इसको कहेंगे पास, पास का मतलब पेरीहीलियन यानी कि 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। कब होता है? तो देखो, सबसे ज्यादा दूर होता है जुलाई 4 को, ठीक है, और सबसे क्लोजेस्ट कब होता है? तो जनवरी 3 को, ठीक है। और इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बस हाँ, चलो ठीक है, सोलर रेडिएशन गिर रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये किस एंगल पे गिरती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे 147 मिलियन किलोमीटर है, 152 मिलियन किलोमीटर है, सारा खेल मिलियन मिलियन में है, तो ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं है एफिलियन और पेरिहिलियन में। अगर सोलर रेडिएशन की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको इतना समझना है, जो हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है, याद करो अजय देवगन का मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक है, तो किस तरीके से झुकी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि सन की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पे जो टेम्परेचर जो है ना, जो डेली वेदर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर रेडिएशन पे ही नहीं टिका हुआ है, ऑल्दो मदर सोर्स यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ओशन, लैंड, विंड्स, ये सारे के सारे बहुत बड़े रोल अदा करते हैं, जिनको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। विंड के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओशनोग्राफी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एंगल ज़्यादा मैटर करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बात समझनी होगी, जो ये सोलर रेडिएशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंसोलेशन, वो वैरी क्यों करता है? हर जगह आपको अलग अलग सोलर रेडिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहीं पे इनकमिंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है। क्या कारण है? तो देखो, सबसे पहली बात, हमारी पृथ्वी इस तरीके से टिल्टेड है, तो ये जो टिल्ट है ना, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। यानी कि जो एंगल ऑफ सन रेज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंसोलेशन में। किसमें? इंसोलेशन में। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए, जो इंसोलेशन इंसोलेशन पृथ्वी पे वैरी क्यों करता है, तो पहला पॉइंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ। भाई रोटेशन को नहीं भूल सकते, रोटेशन जो है, ये जो डे नाइट साइकिल है, वो बताता है जो भाई पृथ्वी के किस साइड पे आपको रोशनी पड़ेगी, किस साइड पे पृथ्वी गर्म होएगी, ठीक है। इसके अलावा एंगल ऑफ सन रेज, देखो जहाँ पे डायरेक्ट गिर रहा है ना, वहाँ पे ज्यादा हीट है, यहाँ पे ज्यादा हीट है, और जहाँ पे स्लैंटिंग है, ठीक है, लो एंगल है, तो यहाँ पे आपको इनकमिंग सनलाइट भी लो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हीट भी बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। तो समझ में आया है?
और वैसे भी एक बात तो आपको पता होनी ही चाहिए, पहले भी बता रखा है, जो हमारे सन का जो डायरेक्ट लाइट है वो ट्रॉपिक्स के अलावा, मतलब ट्रॉपिक्स के बाद कभी भी डायरेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, सारा खेल यहीं पे हो रहा है। यानी कि इसी दूरी पे आपको सन जो है वो डायरेक्ट इसकी रोशनी पड़ेगी, यही हीट सबसे ज्यादा मेंटेन रखेगा। बाकी सारे के सारे स्लैंटिंग सन रेज हैं, मतलब टेढ़े होके इस पे पड़ रही है, और इसी कारण से यहाँ पे हीट ज्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? इसके अलावा एक और फैक्टर हो सकता है, वो है लेंथ ऑफ द डे, लॉन्गर डेज मोर सोलर एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट जो भी मैंने आपको बताया, वाटर वेपर बताया, ये सारे के सारे आपको सोलर रेज को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एल्बीडो इफेक्ट। ये क्या होता है आगे देखेंगे, सारी चीजों को देखना है हमें। ठीक है। इसके अलावा आपको लैंड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे माउंटेन्स हो गए, तो फिर माउंटेन्स हो गए तो फिर मान लो यहाँ पे सन है, तो फिर यहाँ पे रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पे कम पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बेसिकली ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, 5 पॉइंट। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे, जो हमारी पृथ्वी पे इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, उसके लिए कौन कौन से सारे फैक्टर हैं। 5 फैक्टर हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, पहले ही बता रखा है, जो किस तरीके से शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है एटमॉस्फेयर, और किस तरीके से ओजोन, वाटर वेपर, CO2, ये सारे के सारे इंफ्रारेड रेडिएशन को सोखते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और समझ लो, जो ये जो डस्ट है ना, जो हवा में डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, ये लाइट को स्कैटर करता है। लाइट को स्कैटर करता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो लाइट को स्कैटर करने का मतलब यह है, जो इसने लाइट को स्कैटर कर दिया, और आपको पता है जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, विब ग्योर, है ना। तो यहाँ पे आपको इसी कारण से ये जो लाइट स्कैटर हो गई है, ठीक है, तो ब्लू लाइट जो है, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ का है, ठीक है, जब सन डायरेक्टली हमारे ऊपर रहेगा तो स्काई आपको ब्लू देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सन जो है वो रेड दिखेगा, कब? तो सनराइज एंड सनसेट के समय में। क्यों? क्योंकि उस समय में सन से लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो लाइट है ना, वही पहुंच पाती है, और लॉन्गर कौन है? तो रेड है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे ये रेड दिखता है। क्यों? तो क्यों, जबकि जब सन, जब हमारे यहाँ सूर्यास्त जब हमें फील होता है, जो यहाँ पे सूर्य निकल रहा है, ठीक है, तो दरअसल सूर्य की रोशनी जो है वो तिरछी होकर हमारे ऊपर में पड़ रही है, स्लैंटिंग जिसको कहते हैं ना, स्लैंटिंग रेज पड़ रही होती हैं। और स्लैंटिंग रेज का जो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ है वही आता है, यानी कि इसी कारण से हमें रेड सूर्य दिखता है। ठीक है। अब इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में इंसोलेशन सुपर हाई रहेगा आपको। ठीक है। कितना? तो 320 W पर मीटर स्क्वायर। कारण क्या है? तो यहाँ पे क्लाउड्स ज़्यादा नहीं होते हैं, इसी कारण से आपको सन का रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और स्काई बहुत ही क्लियर होता है। सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है। कहाँ पे? तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। ट्रॉपिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लाउड्स होते हैं, लेकिन सन तो डायरेक्टली हमारे यहाँ डायरेक्ट रेज आ रही है ना। ठीक है। इसके अलावा इक्वेटर यहाँ पे मॉडरेट रहता है। क्यों मॉडरेट क्यों रहता है भाई साहब? इक्वेटर पे तो सन बहुत ही ज़्यादा आपको सीधा रेज आ रहा होता है। नहीं, यहाँ पे क्लाउड्स भी ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएशन जो है इसी कारण से डायरेक्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा पोल्स, पोल्स में आपको 70 यानी कि वॉट पर वर्ग मीटर, है ना। तो कहाँ पे? पोल्स पे तो कम है। क्यों? क्योंकि स्लैंट रेज है, तिरछी रेज गिर रही है। ठीक है। हाई एल्बिडो है। क्यों? क्योंकि आइस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। एल्बिडो के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ऐसा है, जो कॉन्टिनेंट्स में आपको ओशंस के मुकाबले इंसोलेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर। और ये बात हमें समझनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे, हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर, तो ये बात आपको जाननी जरूरी होगी। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीटिंग और कूलिंग कैसे होता है। देखो भाई 3 तरीके से होता है। कंडक्शन, जो जिसमें हीट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर होती है। ठीक है। एग्जांपल, अर्थ अगर गर्म हो गई तो उसके आसपास की हवा जो है वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है। इसको अगर आपको यहाँ पे समझना है तो ऐसे समझो। देखो ये हमारा अर्थ है, अगर अर्थ हमारे सोलर
रेडिएशन से गर्म हो रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो यहाँ भी रेडिएशन निकलेगी, लेकिन रेडिएशन तो निकले अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एयर का जो संपर्क है इसके कारण ये गर्म हो जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन की खासियत ये है जो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है कंडक्शन आपको समझना, आगे कहानी जब हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह पढ़ेंगे तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, अर्थ जब गर्म हो जाता है तो उसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होता है? तो दोस्तों कन्वेक्शन का मतलब ये है जो यहाँ पे हीट जो है ना वो राइजेस वर्टिकली, यानी कि एक तरीके का मोशन आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कन्वेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ द वार्म एयर राइजेस, ठीक है। तो heated air rises vertically as currents, transfer heat upwards, weather patterns, clouds and rain. Advection और रेडिएशन, देखो रेडिएशन, सन हीट्स द ग्राउंड, रेडिएशन, इसको समझना है हमें, कन्वेक्शन को समझना है और एडवेक्शन को समझना है। एडवेक्शन को यहाँ पे क्या दे रखा है अभी यहाँ पे समझ लो, आगे मैं उसको विस्तार से समझाता हूँ आपको। हीट ट्रांसफर बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जैसे कि विंड, इंपॉर्टेंट फॉर डेली वेदर चेंजेस, एग्जाम्पल समर लू, विंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब लू जो आती है ना, आपने सुना होगा जो गर्मियों के दिन में लू जो आती है, लू क्या है? तो लोकल विंड है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को बढ़ा देती है ना। अब हम लोग समझते हैं जो ये रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन होता क्या है। देखो कंडक्शन तो आपने समझ लिया, जो पृथ्वी गर्म होगी, और डायरेक्ट कांटेक्ट, कीवर्ड इज डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण जो पास वाली हवा जो गर्म हो जाती है, कैसे गर्म हो जाती है? तो कंडक्शन के कारण गर्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक खराब से ड्राइंग, ये मेरी ही ड्राइंग है, इससे हम लोग समझेंगे जो रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, ठीक है, देखो एक मोमबत्ती मैंने जला दी, मोमबत्ती जो जल रही है, ठीक है, अगर मैं मोमबत्ती के साइड में उंगली ले जाऊं तो वहां जलूंगा, या फिर मोमबत्ती के ठीक ऊपर उंगली लेके जाऊंगा वहां जलूंगा? तो आप कहोगे सर आप उंगली जहाँ पे है ना आपकी ऊपर में, वहां पे ये आपकी उंगली गई काम से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा हीट होता है। क्यों होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे वार्म एयर राइज कर रहा है और यही एयर मेरी उंगली को जलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन, यहाँ पे जो हीट है ना, एयर जो है वो लिक्विड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ये लिक्विड जैसे राइज होती है ना, उस तरीके से ये राइज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप चाय की केतली को आप चढ़ाओगे तो वहां पे गर्म लिक्विड ऊपर उठता है और बगल से ठंडा लिक्विड नीचे गिरता है। और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अर्थ के भी साइकिल से समझा था, जो हमें आर्थर होम्स ने बताया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कन्वेक्शन सेल, है ना? कुछ याद आ रहा है? जिसमें हम लोगों ने राइजिंग लेम, डिसेंडिंग लेम, इन सभी चीजों को समझा था। सेम कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है इस तरीके से, और यही कारण है जो यहाँ पे अगर मैं उंगली लेके जाऊं तो फिर उंगली जल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मोमबत्ती के ठीक बगल में उंगली लेके जा रहा हूँ तो क्या उंगली जलेगी? नहीं जलेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे गर्मी तो महसूस होगी। अब ये कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है रेडिएशन के कारण। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, जो रेडिएशन में कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। कन्वेक्शन में तो भाई साहब बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जैसे लिक्विड की तरह एयर परफॉर्म कर रहा है तो फिर एयर का होना जरूरी है। तो फिर क्या रेडिएशन में एयर होना जरूरी नहीं है? नहीं है भाई साहब, आप इसको समझो ना। यहाँ देखो, सन जो है वो हमारी पृथ्वी को हीट कर रहा है रेडिएशन के थ्रू, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अभी पढ़ा है ना हमने, ठीक है। अब हमारे यहाँ एयर तो आकाश में नहीं है ना, बस एटमॉस्फेयर तक है, तो उसके ऊपर में वैक्यूम है, तो फिर भी रेडिएशन आ रही है ना, ठीक है। तो रेडिएशन वैसे आ जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन कन्वेक्शन में आपको मीडियम की जरूरत होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप एक पंखा लगा दो, पंखा लगा देने के कारण मान लो ये बहुत बड़ी मोमबत्ती है, ये बुझेगी नहीं, ठीक है, ये फड़फड़ाएगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मुझे हीट महसूस होगी? तो देखो भाई, पहले रेडिएशन था, ठीक है, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन अब ये जो हीट का मूवमेंट इस तरीके का हो रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एडवेक्शन। समझ में आया? तो ये जो पंखा जो है वो यहाँ से हीट को धकेल के इधर पहुंचा रहा है, सभी हीट को, इधर के वाले हीट को भी धकेल के इधर पहुंचा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एडवेक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया सारी चीजें, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अब आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, अर्थ एयर, क्लियर है। कन्वेक्शन, हीटेड एयर राइजेस वर्टिकली एज करंट्स, ट्रांसफर हीट अपवर्ड्स, वेदर पैटर्न्स, क्लाउड, रेन, ठीक है। एडवेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि
अभी एयर जो है वो इस तरीके से मूव हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछेंगे जो कन्वेक्शन में एयर कैसे मूव करेगी, तो ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है, वर्टिकल। ठीक है, एडवेक्शन में कैसे मूव करेगी, तो हॉरिजॉन्टल, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हेयर का होगा क्यों? होगा, बिल्कुल होगा। ये विंड जो है ना, ये सारा खेल खेल रही है। ठीक है, देखो आपको एक बात समझनी होगी, ये जो हवा है ना वो ऐसे बहती है, जो कहीं पे भी लो प्रेशर होगा, ठीक है, और कहीं पे भी हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। ठीक है, यही चीज होता है। कैसे मूव कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और इसके साथ अगर हीट मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लू। ये क्या है, तो लोकल विंड है। जब हम लोग लोकल विंड पढ़ेंगे तो इस चीज को मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और हीट बैलेंस। इसको जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। टेरेस्ट्रियल इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई साहब पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे पेड़ पौधे ये सारी की चीजें जो हैं हम लोग यहाँ पे किस इसको इसी पार्ट को हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको हीट बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझना है। दोस्तों ऐसा है, जो सोलर रेडिएशन हमारे यहाँ आती है, ठीक है, इसके साथ हमें हीट भी मिलती है, लेकिन हीट जो है ना वो हम लोग वापस कर देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। इतनी हीट लेके करेंगे क्या, खुद जल जाएंगे ना। ठीक है, तो हीट वापस भी कर दिया जाता है। इसी तरीके से एनर्जी का मूवमेंट होता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इतना तो आपको पता होगा, है ना। तो चलिए, शुरुआत होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन से, सन के की तरफ से आता है और इस तरीके से हीट मिलता है हमें। ठीक है, फिर हमने भी वापस करना होता है, तो अर्थ जो है वो री रेडिएट्स लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन की तरफ से। अब यहाँ पे जो भी गैसेज हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, CO2 वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर से गर्मी बढ़ने लग जाती है ना। एटमॉस्फेयर रेडिएट्स सम हीट बैक टू अर्थ, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, एंड सम आउट टू स्पेस। तो एक चीज हमने देखा, जो पृथ्वी पर से ये जो लॉन्ग रेडिएशन है, अगर पकड़ में आ गई ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है, तो ये वापस इसको भेज देती है अर्थ की तरफ, और कुछ निकल जाती है और कुछ स्पेस की तरफ निकल जाती है। इतना हमने समझ लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने हीट बैलेंस को मेंटेन कर रखा है। इनकमिंग सोलर एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी, और इस तरीके से हमारे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ रहता है। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे जब मैं आपको हीट बजट समझाऊंगा। अभी तो आपने हीट बैलेंस समझा है। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल है, आपको समझना होगा। देखो एजर्सन रीजन वाले सवाल हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। द एटमोस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या ये बात सही है? मुझे तो सही लग रही है। यानी कि वायुमंडल को अधिकतर ऊष्मा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे हीट की बात हो रही है। ठीक है, तो हीट बिल्कुल सही बात है। देखो शॉर्ट वेव में आया पृथ्वी के पास, अब पृथ्वी ने इसको भेजा लॉन्ग फॉर्म में, लेकिन ट्रैप हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कि रीजन, द कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक प्लेस एट द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ए जो है वो, आर जो है वो एक एक्सप्लेनेशन है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बात ये कर लेते हैं, जो भाई साहब ऐसा है, जो ग्लोब में पूरी पृथ्वी पे टेम्परेचर जो है वो डिफर क्यों करता है। तो देखो, अब एक कारण तो है नहीं, और आपको कारण जानने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में दे देंगे, आपको बताना होगा पहला सही या फिर पहला या दूसरा सही या फिर सारे सही सारे गलत, है ना। तो देखो, आपको इंसोलेशन में वेरिएशन होता है, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। जो भाई ऐसा है, जो हमारा अर्थ जो है वो अजय देवगन है, थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड होने के कारण कहीं पे भी डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं और बाकी जगह पे स्लैंटिंग में पड़ रही है। स्लैंटिंग जहाँ पे पड़ेगी वहां पे हीट इंसोलेशन कम होगा, जहाँ पे डायरेक्ट पड़ेंगी वहां पे ज्यादा होगा। तो वेरिएशन इन इंसोलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा डिफरेंट सरफेस टाइप, आपको ये पता होगा, जो हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझना। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत ही जल्दी गर्म भी होती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी होती है व्हेन कंपेयर टू वाटर।
वाटर को हीट होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। आगे जब मैं आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज विंड का पैटर्न समझाऊंगा तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, विंड्स मूव वार्म कूल एयर अराउंड। अभी मैंने आपको बताया जो विंड जो होती है वो हमेशा आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, इसी की बात यहाँ पे हो रही है। इसको हम लोग जब विंड को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। दोस्तों अब इतना हमने समझ लिया तो ठीक है, अब एक बात आपको समझना होगा, जो सूर्य भगवान जो है वो हमारे ऊपर रेडिएशन छोड़ते हैं, लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो वापस उसी समय चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं एल्बेडो। इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है एल्बेडो? कीवर्ड याद रख लेना। एसएससी के एग्जाम्स में, आरआरबी के एग्जाम्स में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पूछ देंगे एल्बेडो क्या होता है, ठीक है। ठीक है, या फिर एक और चीज पूछ देंगे जो किसका एल्बेडो हाई है किसका लो है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। आपको अर्थ का एवरेज भी पता चल जाएगा, जो पूरे अर्थ का एवरेज एल्बेडो क्या है, ठीक है। तो एल्बेडो क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ सरफेस मेजर्ड फ्रॉम जीरो नो रिफ्लेक्शन टू वन। यानी कि कहानी जीरो और वन बाइनरी है, यानी कि जीरो का मतलब हुआ नो रिफ्लेक्शन, वन का मतलब हुआ टोटल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो यानी कि बात यहाँ पे होगी परसेंटेज में, तभी तो हमें चीजें समझ में आएंगी। अब मैं यहाँ पे तो दो ही हैं, जीरो और वन, तो या तो पॉइंट में जाओ या फिर परसेंटेज में बताओ, तो आपको परसेंटेज में बताएंगे। हाई एल्बेडो किसका होता है? आइस का। देखो आइस किस कलर का है? व्हाइट कलर का है, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर इसके ऊपर में सोलर रेडिएशन आई, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई। इसके अलावा स्नो, मोर सनलाइट रिफ्लेक्टेड, बात समझ में आती है। लो एल्बिडो किसका है? तो जितनी भी डार्क लैंड है, ओशंस, मोर सनलाइट एब्जॉर्ब्ड। बिल्कुल सही बात है, ओशन तो समझो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो वाटर जो है जीरो, ठीक है। फॉरेस्ट 20, सैंड यहाँ पे फॉल कर रहा है, सैंड का जितना है ना वही है अर्थ का एवरेज, यानी कि 30। फिर इसके अलावा आप आ जाओ यहाँ, क्लाउड, ये आपको 70 to 90 के बीच में फ्लोट करता है। और ओल्ड आइस और स्नो, अब देखो यहाँ पे ओल्ड स्नो जो है वो थोड़ा सा डार्क है तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगा, फ्रेश स्नो जो है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यही है आपका एल्बीडो, पूछ देते हैं कभी कभी। अब आपको मुझे नहीं लगता है जो क्वेश्चंस छूटेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं हीट बजट ऑफ अर्थ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था हीट बैलेंस, आप यानी कि बैलेंस बना हुआ होना चाहिए, जितनी चीजें आई हैं उतनी चीजें आपको वापस भेजी जा रही हैं, ठीक है। अब हम लोग बजट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे अर्थ को टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे जितनी भी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तभी जाके हमारे यहाँ टेम्परेचर स्टेबल रह पाता है। इस बात को समझने के लिए आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, जो हमारे सन से 100 यूनिट की एनर्जी पृथ्वी पे आ रही है। अब ये 100 यूनिट कहाँ कहाँ जाता है वो आपको समझना होगा। पूछते हैं सवाल, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस यानी कि अल्बीडो, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? तो यानी कि 100 यूनिट आया, 35 को हमने शुरू में ही भगा दिया, यानी कि एल्बीडो हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। 35 यूनिट्स का आंकड़ा कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। देखो 27, तो भाई क्लाउड्स इस यही भेज देगा। तो जितनी भी उजली उजली क्लाउड होती है ना, वो सन के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही वापस, उसके अलावा 2 यूनिट्स गिरती हैं ग्लेशियर्स पे, आइस पे, स्नोज पे, ठीक है, वो वापस चला जाता है। और 6 यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाता है। क्लियर है? तो 35 यूनिट का हिसाब आपको मिल जाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कितना करता है, तो 14 यूनिट्स करता है डायरेक्टली बाय गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। तो आपने देखा जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं ना, वो आपको हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थ के सरफेस के द्वारा कितना ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि वो सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, वो है 51 यूनिट्स, ठीक है। और इससे लैंड और ओशन हीट होते हैं। पहले कौन हीट होगा? लैंड होगा। ओशन बाद में होगा और बाद में ठंडा भी होगा। लैंड तो यूं ही ठंडा भी हो जाता है ना। तो आपने देखा जो टोटल रिसीव्ड बाय अर्थ और एटमॉस्फेयर कितना, तो 65 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 35 यूनिट्स को तो हम लोगों ने एल्बीडो कर दिया था, टाटा बाय बाय कर दिया था, ठीक है। और ये 65 यूनिट्स का हिसाब किताब क्या है? तो देखो अर्थ के सरफेस पे 51 यूनिट और हिसाब किताब में आपको एटमॉस्फेयर को 14 यूनिट्स मिला है। क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस के रोल को देखा था। अब हम लोग वापस करना है हमें, ठीक है। तो देखो 51 यूनिट्स
देखो हम लोगों ने 51 यूनिट्स को, जो पृथ्वी है ना जो रेडिएट करती है वापस, वो सीधे रेडिएट करती है, लेकिन 17 यूनिट्स जो है वही बाहर निकल पाता है। 34 जो है वो एटमॉस्फेयर के बाद एटमॉस्फेयर में फिर से ट्रैप हो जाता है, ऑल ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपने एक चीज देखा, जो ये 34 यूनिट्स जो एटमॉस्फेयर ने अब्जॉर्ब किया है, वो कहाँ से आ रहा है? तो ये रेडिएशन की तरफ से आ रहा है, अर्थ के रेडिएशन की तरफ से। लेकिन यहाँ पे 14 यूनिट्स जो है उसके पास ऑलरेडी है, तो यानी कि वो फिर वापस स्पेस में कितने कितना रेडिएट करेगा? तो 48 यूनिट्स करेगा। तो यानी कि 17 और 48 यानी कि 65 यूनिट्स। ठीक है, तो जो मिला वो वापस कर दिया। बस इतनी ही कहानी है, आपको समझना है। ठीक है, इन सभी कहानी को इस मैप से, इस इंफोग्राफिक से समझाया गया है। एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका हीट बजट का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया, एक बार इमेज को देखोगे समझ में आ जाएगा। इससे जुड़े हुए सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेज हो, एल्बीडो हो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हो। ठीक है, सारी चीजें अब आपको पता है। चलिए अब एक सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द थ्री? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉपलैंड, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो एंड प्रेरी लैंड। फ्रेश स्नो 100% एल्बिडो, क्लियर है? तो यही होगा आंसर। The darker the thing, the less will be the albedo. The whiter or the brighter the thing, the more will be the albedo. यही रूल है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पूरे लैटिट्यूड में हीट बजट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात आपको समझना। सबसे पहले आप इसको आसान भाषा में समझ लो। ठीक है, बात यहाँ पे हो रही है हीट बजट अक्रॉस द लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखना, ये है आपका अर्थ। ठीक है, बीच में है आपका इक्वेटर, क्लियर है, 0 डिग्री पे। ठीक है, तो और ये है आपका ट्रॉपिक्स। ठीक है, यानी कि ये जो बेल्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। अब यहाँ पे हमारे सूर्य भगवान जो है वो सबसे ज्यादा रोशनी यहाँ पे देते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे पड़ती है, बाकी जगह पे स्लैंटिंग होता है। ठीक है, अब ये रहा आपका सब ट्रॉपिक्स, ये जो बेल्ट है इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिक्स। ठीक है, और ये अपना हो गया पोलर, क्लियर है, ये है अपना पोलर। तो पोलर में तो एकदम स्लैंट आता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता है। और हमारा अर्थ जो है वो अजय देवगन है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता है। तो इस सभी के कारण आपको हीट में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इक्वेटर से दोनों तरफ पोल की तरफ बढ़ोगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यही बात यहाँ पे मेंशन है। ट्रॉपिक में आपको सरप्लस हीट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो भी हीट है वो गेन वाले पाले में ज्यादा है, लॉस वाले में कम है। पोल आपको ठंडा दिखेगा, यहाँ पे अच्छा खासा डेफिसिट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर का लॉस ज़्यादा होता है, बर्फ जमी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि स्लैंटिंग सन रेज यहाँ पे मिलती है ना। ठीक है, इसी कारण से डायरेक्ट हीट यहाँ पे हो ही नहीं पाता है। तो इसके कारण क्या है, जो पोल जो है वो अक्सर ठंडा होता है। लेकिन विंड, हवा और ओशन करंट जो होती है, ये हीट को ट्रांसफर करने का काम करती है, और इस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट मेंटेन रहता है। इतनी बात आपने समझ ली। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे इस इमेज से समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात करते हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है, मतलब व्हाट कंट्रोल्स इट। देखो अब इस मैप को देखो, बेसिकली ये मैप क्या है? तो ये है आइसोथर्म का मैप। आइसोथर्म क्या होता है? तो आइसो यानी कि इसका मतलब होता है समान, मतलब जो चीजें हर जगह इक्वल हो। ठीक है, और थर्म, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी समान टेम्परेचर वाली लाइट होंगे, लाइनें होंगी ना, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये बेसिकली हमारा अर्थ है। और यहाँ पे ये जो लाइनें आप देख रहे हो इस तरीके से पैरेलली जो चल रहा है, ये है इक्वेटर। ठीक है, तो ये कैसी लाइन है? तो ये एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है। किस चीज की इमेजिनरी लाइन है? जो टेम्परेचर जो है ना, उसकी इमेजिनरी लाइन है। जो समान टेम्परेचर जहां पे होगा, ठीक है, वो एक तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है, इसका मतलब ये है जो पूरी की पूरी लाइन है ना, वहां पे आपको 20 डिग्री का
टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। इस बार के यूपीएससी 2025 में प्रीलिम्स में इस पे सवाल भी आया था। ठीक है, सिमिलरली 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, -10, -20, -30, पोल की तरफ हम लोग मूव करेंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। अब इस मैप को हम लोग बाद में देखेंगे। हमें बेसिकली जनवरी और जुलाई के मैप को पढ़ना होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है वो समझो। जैसा कि हम लोगों ने देखा, लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड लो सन एंगल कूलर, क्लियर है। एल्टीट्यूड, जितना ऊपर आप एलिवेट ऊपर जाओगे, ठीक है, आपका एयर जो है वो थिनर होता चला जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, इसको हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। वैसे हम लोगों ने आम भाषा में समझा था, जो 1 डिग्री सेल्सियस का लॉस होता है पर 165 मीटर। क्लियर है। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि जो भी कोस्टल इलाका होगा वहां पे टेम्परेचर माइल्ड होगा, जहां पे जमीनी इलाका होगा वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम में पहुंच जाता है। कारण क्या है? कारण यह है, जो लैंड जो होता है वो बहुत ही जल्दी गर्म भी होता है, बहुत ही जल्दी ठंडा भी होता है। ओशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसको गर्म होने में भी उतना ही टाइम लगता है, ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। इसके अलावा एयर मास एंड ओशन करंट्स, दोस्तों ओशन करंट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी ओशनोग्राफी। ठीक है, तो एयर मास एंड ओशन करंट्स जो है ये भी आपको टेम्परेचर को कैरी करती है। अब वार्म ओशन करंट्स जो होगी, ठीक है, वो वार्म हीट को कैरी करती है, हॉटर होती है। और कोल्ड जो है वो कूल को कैरी करती है, मतलब कोल्ड ओशन करंट्स जो होती है वो ठंडक फैलाती है। इसके बारे में जब हम लोग ओशन करंट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी क्या बात है। इसके अलावा देखो, हमारी पृथ्वी पे कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे वेजिटेशन है, कहीं पे अर्बन एरियाज हैं। ठीक है, इस पे भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। अब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे काम आने वाली है? देखो, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें काम आ रही हैं, जैसे स्लैंटिंग सनरेज, उसके अलावा लैप्स रेट, उसके अलावा आपको पता होगा जो लैंड जल्दी गर्म होता है फिर ठंडा भी जल्दी होता है, इसके अलावा ओशन करेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ ऐसे सवाल बना के दे देंगे जो इसमें से कौन सा टेम्परेचर को प्रभावित करता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस दे देंगे आपको और इसमें से आपको चुनना होगा। तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। लैप्स रेट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अच्छे से समझा दिया मैंने। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, ड्राई ए डायबिटिक, एडियाबेटिक, डायबिटिक नहीं है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, DALR, और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। देखो, सबसे पहले आप समझो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एवरेज कितना होता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हम लोगों ने देखा था ना, जो 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पे ये लॉस होता है, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। लेकिन अगर हम लोग ये बात करेंगे, जो एक ऐसी हवा जिसमें कोई नमी नहीं हो, यहाँ पे एडियाबेटिक का, बस दोनों में आपको एडियाबेटिक दिखेगा। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे न हीट, देखो एक हवा का मान लो पार्सल है, पार्सल को कैसे समझोगे? तो समझो एक गुब्बारा है। ठीक है, ये अपना गुब्बारा है। अब इसमें जितनी भी हवा भरी है ना, वो न हीट बाहर छोड़ रहा है न ले रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। बस इतना समझो, जो एक समय में ड्राई एयर है, यानी कि इसमें मॉइस्चर नहीं है, जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं, और एक समय में मॉइस्चर मॉइस्चर वाला एयर है। तो जो ड्राई वाला एयर है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, वो पर किलोमीटर 9.8 डिग्री सेल्सियस ये आपको उसका लैप्स रेट है। ठीक है, और जो मॉइस्ट वाला है उसका है 4 से लेके 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक बार हमें पढ़ना है। ठीक है, ज्यादातर सवाल आपको सिर्फ लैप्स रेट से ही आता है, बस इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव लैप्स रेट जो होता है, इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि आपको ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो टेम्परेचर जो लूज होने के बजाय बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर का पैटर्न देख लेते हैं, जनवरी वर्सेस जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा आइसोथर्म के बारे में, समान रूप का टेम्परेचर। अब जैसे मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, ऐसे आया, और इसके नीचे में ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये आपका यूरोप है, ये प्यारा अपना भारत है।
ठीक है, इस तरीके का मैप है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। बीच में एक लाइन है, मैं भारत पे कैसे क्रॉस हो गया, इसको हटाते हैं, यहाँ से नीचे से जाएगा, ठीक है। इसको मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है। अब 20 डिग्री टेम्परेचर को हमें मीट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी 20 डिग्री मिलेगा, यहाँ भी 20 डिग्री मिलेगा, यहाँ भी 20 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की 20 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ओशन में अक्सर टेम्परेचर सेम ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ा था, जो जैसे ही आप पोल्स इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, है ना। तो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये जो आइसोथर्म है ना, ठीक है, समान रूप का जो टेम्परेचर, अक्सर आप गौर करोगे जो लैंड जो है वो बहुत ही जल्दी हीट भी होता है, बहुत ही जल्दी कूल होता है ना। लेकिन वाटर जो है वो जल्दी हीट भी नहीं होती है और जल्दी कूल भी नहीं होती है, समय लगता है। तो यानी कि आपको सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लैंड नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा लैंड है, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लैंड नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे आइसोथर्म जो है इसमें ज़्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, तो फिर आपका लाइन जो है वो पैरेलल सीधा खींचता हुआ चला जाएगा। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये केस नहीं है। यहाँ पे बिगर सीजनल टेम्परेचर स्विंग्स देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फेयर में मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोथर्म है क्या, जैसे समझो हमने 20 डिग्री सेल्सियस को कैप्चर करना है, तो फिर ओशन में आए तो एक सीधी लाइन दिख रही है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से 20 है, यहाँ पे जैसे ही ये लाइन लैंड पे आई तो आपको पता है लैंड जो है वो ठंडा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो जनवरी चल रहा है तो फिर इस इलाके में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडा ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ रही है। तो अभी हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो ये इलाका ज़्यादा ठंडा होगा और आपको पता है लैंड और भी ज़्यादा ठंडा होगा। तो फिर हमें ये देखना है जो ये 20 डिग्री कैसे मेंटेन होगा। तो फिर हम लोग इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो फिर हमें गर्मी मिलेगी, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ये नियम है। जो जैसे ही आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपको गर्मी मिलेगी और पोल्स की तरफ जाओगे तो ठंडी मिलेगी। तो ये लाइन लैंड पे आके बेंड हो जाती है इस तरीके से टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है, समझ में आ गया। इसी चीज को यहाँ पे मैप से समझो, ठीक है। देखो ये जनवरी का आइसोथर्म है, ये जुलाई का आइसोथर्म है, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कूलर क्लाइमेट होगा, क्यों, क्योंकि जनवरी है, जनवरी में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। तो देखो ये है अगर प्यारा भारत, तो यहाँ से लाइनें जो है वो बेंड हो जा रही हैं। कैसे बेंड हो रही हैं, किधर की ओर बेंड हो रही है, तो इक्वेटर की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, जुलाई की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी लाइन किधर बेंड हो रही है, ऊपर बेंड हो रही है, यहाँ पे पोल्स की ओर। बस यही है आइसोथर्म, बस आपको इतना ही समझना है और यही चीजें आपको रट लेनी है, ठीक है। जो बेंडिंग किधर हो रही है, ठीक है, अब वो भी हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बस टेम्परेचर ग्रेडियंट लैप्स रेट, बस इतना ही पता होना चाहिए आइसोथर्म होता क्या है, ठीक है। तो जनवरी में विंटर में आपको जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का कॉन्टिनेंट जो होता है वो ठंडा हो जाता है और आइसोथर्म जो होता है इट बेंड्स साउथ ओवरलैंड, ठीक है। साउथ किस लिए, तो इक्वेटर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। वार्म करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम, वार्म नॉर्थ अटलांटिक, आइसोथर्म बेंड नॉर्थ ओवर ओशन। जब हम लोग ये पढ़ेंगे ओशन करंट तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। साइबेरिया कैन बी बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, इक्वेटोरियल ओशन का 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो साइक्लोन्स जो आते हैं ना, इसमें एक और कंडीशन होना चाहिए, जो टेम्परेचर ओशन का है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 27 डिग्री कब होता है, तो इक्वेटर के समय, इक्वेटर पे जनवरी के महीने में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको सनरेज जो है वो गिर रही होती हैं। इक्वेटर पे तो आपको डायरेक्ट होती है ना एज कम्पेयर टू पोल्स। तो यहाँ पे ओशन का टेम्परेचर जो होता है वो अक्सर इसी के बीच में रहता है, 27 to 30 डिग्रीज, ठीक है। अब जुलाई के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन बस आपको उतना ही समझना है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जुलाई में गर्मी पड़ रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर पड़ रही होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो कॉन्टिनेंट होता है वो गर्म हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री से ज़्यादा आपको टेम्परेचर एशिया में देखने को मिलता है। तो इसी कारण से आपको आइसोथर्म जो है वो ऑल ओवर स्ट्रेटर तो होता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वेरिएशन दिखाता है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है।
ये तो आपने समझ ही लिया होगा, क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास कम है, इसी के कारण से आइसोथर्म जो है वो सीधा दिखने को मिलता है। ठीक है, अब टेम्परेचर रेंज का वेरिएशन भी समझ लो, जनवरी टू जुलाई डिफरेंस। ठीक है, हाईएस्ट रेंज ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट रेंज 3 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे? इक्वेटर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, खत्म काम, ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो चीजें समझ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो, एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, तो मुझे दिखा जो यहाँ पे जो कहीं पे आग लगाई गई थी, ठंड का मौसम था, आग लगाई गई थी। ठीक है, तो फिर दिख रहा था धुआं जो इस तरीके से फैल रहा है, ऐसा लग रहा है जो पूरी की पूरी यहाँ पे एक तरीके की बेल्ट तैयार हो गई है, और धुआं जो है इसमें ट्रैप हो गया है। कैसे ट्रैप हो गया है, ये बात आपको समझना होगा। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन ये है, जो देखो येलो येलो आपको दिख रहा है पूरा टर्म, इसका मतलब ये है जो यहाँ पे वार्मर एयर है, वार्मर एयर जो है वो हीट होने पे ऊपर जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहले वार्मर एयर है, उसके बाद आपको कूलर एयर मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो कोल्ड एयर मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता चला जाता है। समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई? टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जो अचानक से पृथ्वी ठंडी हो जाती है, रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, और पृथ्वी जो है वो अच्छी खासी ठंडी हो जाती है। तो फिर होता क्या है, जो ऊपर में कोल्ड एयर तो है ही है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एयर स्विच हो जाता है। कैसे स्विच हो जाता है? जो यहाँ का एयर जो है वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है पृथ्वी के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ का एयर कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, और इसके ठीक ऊपर में आपको वार्म एयर का पॉकेट बन जाता है। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पे जितना भी धुआं है, स्मॉग है, स्मॉग का मतलब हुआ स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, वो सारा का सारा इसमें कैप्चर हो जाता है, और दिल्ली जो है वो इसलिए परेशान हो जाती है आपको ठंड के महीने में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग जम जाता है, पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ऑल ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। समझ में आया है? तो ये है नॉर्मल कंडीशन, और ये है आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन, जहाँ पे पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। ठीक है, तो इसके कारण जो वहाँ का पृथ्वी के आसपास का एयर है कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, और एक पॉकेट डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया? तो यही बात यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा एक एयर ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट है, वैली इन्वर्जन, वो समझ लो ये क्या चीज़ है। तो देखो, वैलीज में क्या होती है ना, जो कोल्ड एयर जो है वो इस तरीके से वाटर की तरह यहाँ पे फ्लो करती है। किधर? तो वैली के नीचे। ठीक है, इस एरिया में फ्लो करती है, इसलिए इसको ड्रेनेज कहा गया है। ठीक है, और जब ये आपको फ्लो करती है नीचे, तो हीट को ये ऊपर पुश करती है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो टेरेस्ट्रियल हीट जो है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ऐसा दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, ये फ्रॉस्ट से बचाता है। अब आप सोचोगे तो यार ये फ्रॉस्ट से कैसे बचाता है, ठंडी हवा नीचे आ रही है, उसी से तो फ्रॉस्ट लगना है। तो मान लो यहाँ पे एप्पल के ऑर्चर्ड लगे हैं, तो ये कैसे फ्रॉस्ट में से बच पाएंगे? तो पहली बात, अब ये जो किसान होते हैं ना, वो एकदम नीचे वाले वैली में नहीं लगाते हैं, वो यहाँ पे लगाएंगे, इस स्लोप पे वो पेड़ लगाते हैं, ताकि आपको फ्रॉस्ट से बचा जा सके। ठीक है, और ऊपर से दूसरी बात जो ये ड्रेनेज जो देख रहे हो ना, ड्रेनेज का मतलब होता है मूवमेंट, और जहां पे मूवमेंट होगा एयर का, वहां पे फ्रॉस्ट नहीं जमेगा। अब फ्रॉस्ट जमने के लिए आपको एयर का स्टिल होना जरूरी है। ठीक है, तो दैट कुड बी द कंडीशन। ठीक है, तो आपने देखा जो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, और टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा एयर ड्रेनेज भी समझ लिया। पोलर रीजन में क्या होता है? तो भाई साहब, पोलर रीजन में इट इज़ वेरी कॉमन ईयर राउंड ड्यू टू परसिस्टेंट कोल्ड सरफेस। ठीक है, तो वहाँ पे कोल्ड सरफेस हमेशा से रहता है, और ये आपको अक्सर देखने को मिलता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, और इसके कारण एयर वहाँ पे स्टेबल रहता है, लिमिटेड वर्टिकल मिक्सिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, अब चैप्टर के लास्ट में दो लॉज दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। बस एक बॉक्स में लॉ दिया गया है, तो कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए एक बार पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लैंक्स लॉ, हॉटर ऑब्जेक्ट्स रेडिएट मोर एनर्जी एट शॉर्टर वेवलेंथ, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट, देखो जब भी स्पेसिफिक हीट की बात आएगी ना, तो समझ जाओ पानी की बात हो रही है। कितनी पानी? तो 1 डिग्री, 1 ग्राम वाटर, और कितना टेम्परेचर इसका होगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही आपको याद रखना है। एनर्जी नीडेड टू रेज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो सैंड और वाटर
सैंड का स्पेसिफिक हीट जो है वो कम होगा, इसका मतलब ये है जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी, बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्लियर है? वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ जो ये बहुत ही देर से ठंडी भी होगी और बहुत ही देर से गर्म भी होगी। क्लियर है? तो यही कहानी है स्पेसिफिक हीट का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने हीट बजट के बारे में पढ़ा था, जो 100 यूनिट्स में 35 रिफ्लेक्ट हो जाता है, 65 एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर यही 65 हम लोग वापस कर देते हैं, रेडिएटेड बैक, बैलेंस मेंटेन्ड। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस हम लोगों ने देखा, ट्रॉपिक्स में सरप्लस, ठीक है, पोल्स में डेफिसिट, और हीट ट्रांसफर होता है विंड और ओशन करेंट्स के द्वारा। ओशन करेंट्स, विंड्स को तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, ओशन करेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर्स, सी करंट्स और लोकल फैक्टर्स, इन सभी के कारण टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, इसी में वेरिएशन देखने को मिलता है। आइसोथर्म यानी कि इक्वल टेम्परेचर के जो लाइंस होते हैं उसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं, जो कि आपको लैंड सी कॉन्ट्रास्ट के साथ आते ही बेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, खासकर नदर्न हेमिस्फेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड कम है। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये क्या होता है? तो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, कॉज फॉग, फ्रॉस्ट, पोल्यूशन, ट्रैपिंग, यानी कि एक उल्टा कंडीशन। नॉर्मल में क्या होता है? तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता है ऊपर जाने पे, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में ये हाइट में जैसे ही बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।